गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 के जीव विज्ञान से संबंधित जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न क्या दिया है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आपको बता दें, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिकाओं के कुछ कोशिकांग होते हैं, जैसे लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गाल्गी काय उपकरण होता है। तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण के बारे में देखने के लिए देखेंगे तो इसमें गल्जिकाय उपकरण ये गलत होगा। प्लास्टिड दिया है, ये भी सही नहीं होगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, लेकिन राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अभी बताए हैं कि प्रश्न दूसरा दिया है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नहीं, ये गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं कहते हैं, ये गलत होगा। आत्मघाती थैली क्लोरोफिल को कहते हैं, भी गलत होगा। गल्जिकाय उपकरण को कहते हैं, ये भी गलत होगा। इसमें कौन सही होगा? लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर, जिसको पावर हाउस के नाम से जानते हैं, इसमें ऑप्शन ए होगा माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम नहीं होगा। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। गाल्जिकाय उपकरण भी नहीं होगा। लेकिन इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही होगा। कोशिका के बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसमें प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 क्या है? डीएनए का क्रियात्मक खंड किसे कहते हैं? तो डीएनए का क्रियात्मक खंड का मतलब ये होता है कि डीएनए एक आनुवंशिक लक्षणों का वहन कराता है, और इसका क्रियात्मक खंड जो होता है ना, क्रियात्मक खंड, ये क्रियात्मक खंड किसको कहते हैं? अमीनो अम्ल इसको नहीं कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ये क्रोमोसोम भी नहीं होता है। इसमें ये जीन सही हो जाएगा। कौन? जीन होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया है? किसमें किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है? क्या कवक में नहीं पाई जाती है? क्या पादप कोशिका में? क्या अमीबा में? क्या बैक्टीरिया में? तो कवक में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये सही नहीं होगा। क्या पूछ रहा है? नहीं पाई जाती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो नहीं नहीं है, वास्तव में ये कंफ्यूज कर देता है। इसको बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं पाई जाती है तो क्या होगा, गलत ट्रिक मार देते हैं। इसमें अमीबा में भी क्या होता है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अमीबा में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन किस में नहीं पाई जाती है? बैक्टीरियो में नहीं पाई जाती है। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बैक्टीरिया। कौन सही होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोनों प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? तो दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या कोशिका भित्ति होती है? क्लोरोप्लास्ट होता है, केंद्रक होता है। तो इसमें दोनों प्रकार की प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है? इसमें देखेंगे, एक केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। एक क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। इसमें पाया क्या जाता है? कोशिका भित्ति। क्या क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक में तो इसमें यूकैरियोटिक में
क्या होता है, अनुपस्थित होता है ना। हाँ, उसके बाद देखिए अगला अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य क्या कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली से बना होता है? क्या केंद्रक और कोशिका भित्ति से बना होता है? ये भी नहीं सही होगा। लेकिन सही क्या होगा कि जो जीव द्रव्य होता है, जीव जीव द्रव्य किससे मिलकर के बना होता है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर के बना होता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर के जीव द्रव्य बना होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति आप जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है ना। इसमें ऑप्शन इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोशिका भित्ति में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका के साथ साथ किसमें नहीं पाई जाती है? इनमें से कोई नहीं, अमीबा में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद किसमें पाई जाती है कोशिका भित्ति? पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? इसमें देखेंगे क्या प्रोटीन से बनी होती है? हाँ, पादप कोशिका में तो प्रोटीन होता है। क्या लिपिड की बनी होती है? क्या सेलुलोज की बनी होती है? नहीं, ये प्रोटीन इसकी नहीं बनी होती है। प्रोटीन नहीं होता है, अमीनो अम्ल भी नहीं होता है, लिपिड से भी नहीं बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम बने होते हैं तो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? यहाँ क्रोमोसोम दिया है। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम इसमें डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन्स, अर्थात क्रोमोसोम डीएनए और प्लस प्रोटीन की बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन की, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन की बने होते हैं। उसमें देखो राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? क्या राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका में पाए जाते हैं? क्या गाल्जिकाय उपकरण में पाए जाते हैं? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में पाए जाते हैं? क्या लाइसोसोम में पाए जाते हैं? तो राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से यहाँ प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस अंगक में अपना डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है? गाल्जिकाय उपकरण में, प्लास्टिड में, लाइसोसोम में, गाल्जिकाय उपकरण में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्या गाल्जिकाय उपकरण में? नहीं, ये गलत होगा। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में? नहीं, डीएनए तथा राइबोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। ये लाइसोसोम में भी नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लास्टिड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? प्लास्टिड में पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड सही होगा, प्लास्टिड में पाया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? क्या कोशिका भित्ति में होता है? लाइसोसोम में होता है? क्या राइबोसोम में होता है? तो एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखेंगे कि ये किसमें है
किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है एडिनोसिन, ये नहीं सही होगा। एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडिनोसिन, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी, लेकिन ये होगा। देखेंगे कि एडिनोसिन ट्राइफास्फेट लिखा हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका को शक्कर के तनु विलयन में रखने पर कोशिका, शक्कर के, देखिए अब इसमें आपको समझना है शक्कर क्या होता है, सांद्र विलयन होता है कि तनु विलयन। जंतु कोशिका को शक्कर के तनु विलयन में, तो एक होता है सांद्रता, उच्च सांद्रता, कभी भी जो, अब इसमें सांद्रता, सांद्रता के बारे में, सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता जो होता है ना, उच्च विलयन से निम्न, उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता से आती है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए क्या दिया है? ऑप्शन ए सिकुड़ जाएगी, क्या फूल जाएगी, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए किसी जंतु कोशिका के शक्कर तनु विलयन में रखने पर वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्योंकि शक्कर का जो सांद्रता होगा उच्च होगा, और आप जानते हैं कि कभी भी वहां से जब उसमें और उस उच्च होगा सांद्रता, और उसका कोशिका, जंतु कोशिका का जब सांद्रता क्या होगा? निम्न होगा। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब वो विलयन जाएगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोशिका भित्ति, कहा है कि यदि कोशिका भित्ति को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिनकी कोशिका के अंदर तथा बाहर जल की सांद्रता बराबर हो तो कोशिका पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि अंदर तथा बाहर दोनों की तरफ, जैसे मान लीजिए ये इसका सांद्रता और इसका सांद्रता दोनों का बराबर है, बीच में कोई टुकड़ा रखा जा रहा है, तो आप जानते हैं कि ये मान लीजिए उच्च सांद्रता या निम्न सांद्रता, दोनों के अगर दोनों बराबर है, उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता दोनों की सांद्रताएं जब बराबर है तो उस फैल जाएगा नहीं, न सिकुड़ेगा न फैलेगा, इसमें न सिकुड़ेगा न फैलेगा, उसमें क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि कवच रहित, यदि कवच रहित अंडे को शुद्ध जल में 5 मिनट तक रखा जाए तो अंडे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जानते हैं कवच रहित का मतलब, अगर ये अंडा रहता है किसी जल में रखेंगे, ऐसे शुद्ध जल है, शुद्ध जल में रखेंगे, तो शुद्ध जल में रखने के उपरांत इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखेंगे कि दोनों की सांद्रता, जब वो दोनों 5 मिनट तक दोनों की सांद्रता बराबर होगी, तो आप जानते हैं कि जो विलयन होता है ना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो इसमें दोनों की सांद्रताएं बराबर होंगी और ऊपर कवच भी पड़ा है, तो इसमें क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि कवच रहित, यदि कवच रहित अंडे को नमक की सांद्रता विलयन में रखे तो अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? क्यों? क्योंकि लिया गया नमकीन विलयन क्या होगा? अति इसमें अल्प प्रासरण दाबी विलयन होगा, ये नहीं होगा सही। सम पसारी विलयन होगा, ये भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी तो सही होगा ही नहीं। उसके बाद देखेंगे इसमें इस ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? अति परासरणी दाबी विलयन होगा। अगला प्रश्न बहुत काफी महत्वपूर्ण है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा भी जाता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत क्या लीवेनहॉक ने दिया था? ये गलत होगा, इसने नहीं दिया था। एम स्वीडन तथा स्वान, जेई पुरुकंज, ये भी नहीं दिया था। ब्राउन तथा बिरचू, ये नहीं दिया था।
किसने दिया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम स्वीडन तथा स्वान ने दिया था। किसने दिया था? एम स्वीडन तथा स्वान ने दिया था। अगला प्रश्न, एक कोशिका। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव है, क्या पैरामीशियम होता है एक कोशिकीय जीव? ये पैरामीशियम भी होता है। क्या पादप होता है? नहीं, ये पादप एक उसकी, मशरूम एक उसकी नहीं होता है, मछली भी एक उसकी नहीं होता है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन? ऑप्शन ए, पैरामीशियम एक उसकी जीव होता है। आप लोग इसके बारे में परिचित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर। एक कथन कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि कथन कारण में क्या दिया है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली, ये तो सत्य बात है। अब इसमें कह रहा है कि यह पूर्ण पारगम्य में होता है। कोशिका झिल्ली पूर्ण पारगम्य में नहीं होता है। यह कोशिका में पदार्थ की गति को नियंत्रित करता है। कोशिका में, कोशिका भित्ति कोशिका में पदार्थ की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ये ख वाला नहीं सही होगा। पूर्ण पारगम्य नहीं, अर्ध पारगम्य में होता है। तो इसमें उपयुक्त कथनों में से कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये क केवल क नहीं सही होगा, क ख ग तीनों नहीं सही होगा, केवल ख और ग ये भी नहीं सही हो जाए। जिसमें ख आएगा देखेंगे वो ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए क और ग, इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विसरण में, विसरण में पदार्थ गति करता है। तो विसरण में आप जानते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। पदार्थ, विसरण में पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है। उसके बाद देखिए ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन 23 नंबर है। कथन, कथन में लिखा है कि कथन क में लिखा है कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिक विकसित हुआ है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब इसमें कारण दिया है कोशिकाएं, क्योंकि, अब इसमें देखिए कारण का मतलब क्योंकि जोड़ लेंगे। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित हुआ है क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। तथा R2 क्या है? सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन ऊपर वाला बात क्या है? गलत है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। एक कोशिका से ही विकसित हुआ प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव। ये तो सही है प्राचीन समय में। तो इसमें R1 और R2 शायद मेरी तरफ से ये सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को क्या केंद्रक कहते हैं? ये नहीं होगा। भित्ति कहते हैं? ये भी नहीं होगा। ये क्लोरोफिल कहते हैं? ये भी नहीं होगा। लेकिन सही कौन होगा? जीव द्रव्य सही होगा। इसमें कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य किसने कहा? कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य किसने किया? क्या स्वान ने कहा? नहीं, ये कोशिका सिद्धांत दिए थे स्वीडन ने। दोनों मिलकर के कोशिका सिद्धांत को दिए थे। क्या ब्राउन ने? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्रक की खोज की थी। लेकिन जेई पुरकंज ने क्या बताया था? पुरकंज ने कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को बताया था, जिसका नाम क्या कहा था? जीव द्रव्य कहा था। 26वां प्रश्न है कि लिवेनहॉक ने सर्वप्रथम तालाब से, 26वां प्रश्न क्या है? लिवेनहॉक ने सर्वप्रथम तालाब से जल के जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ये तो सत्य बात है। और ख कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की केंद्र की पता, ये भी सही है। ये क सही है, ख सही है। उसके बाद पुरकंजो सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत नहीं, स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इस उपयुक्त कथन में सत्य कौन होगा? क्या क ख ग दोनों सही होगा? नहीं, ये गलत होगा।
केवल ख सही होगा? नहीं, इसमें तो क और ख दोनों सही होगा, ये गलत होगा। केवल क और ख, केवल ख और ग, तो इसमें देखेंगे ये नहीं, ग आ गया, ये नहीं सही होगा। इसमें सही कौन होगा? ये वाला सही होगा, केवल क तथा ख। प्रश्न 27 दिया है। 27 क्या दिया है इसमें देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज क्या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी। इसने क्या केंद्र का पता लगाया था? लियनहार्ट जीवित कोशिका का पता लगाया था। स्वीडन स्वीडन और स्वान ने मिल करके दोनों लोग कोशिका सिद्धांत दिए थे। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थैंक यू।